अस्सलाम वालेकुम। अभी आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को वॉइस का इशू है तो बता दें, मतलब अगर मेरी आवाज़ सही आ रही है तो हम स्टार्ट करते हैं। यस सर, सही आ रही है। बिल्कुल सही आ रही है सर। ठीक है जी, चलें फिर। ऐसा है कि आज स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में आपने जो बेसिकली हमने डिस्कस करना है वो ये है कि कोडिंग की बेसिक्स क्या है। मतलब आपने अगर कोड करना है उसको आप अपने हार्डवेयर के साथ कैसे लिंक करते हैं, या क्या रिलेशन है आपके कोड का हार्डवेयर के साथ, किस किस तरह से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आज का सेशन जो है इसमें हम लोग जो प्रैक्टिकल सेशन है वो सच मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन नहीं करवाऊंगा। इस सेशन के दौरान ही कुछ कोडिंग का पार्ट है। कोडिंग मींस कुछ कोड्स मैं आपको शो करवाऊंगा, थोड़ा सा उसको डिस्कस भी करेंगे। तो उसको ज़रा आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि हम जो कोड है वो किस तरह से कर रहे हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, और जो उसमें डिफरेंट हम फंक्शंस कॉल करते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद मैं आपको एक फाइल शेयर कर दूंगा, एक फोल्डर शेयर करूंगा। उस फोल्डर में आपके पास ये जो हम आज का सेशन होगा इससे रिलेटेड जो आपके हैं, लाइक आपके प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हैं। 3 एक्सरसाइज आपको शेयर करूंगा। इन 3 एक्सरसाइज में आपने ये काम करना है कि उसमें इंस्ट्रक्शंस गिवन है। आपको एक डॉक्यूमेंट भी शेयर करेंगे, 2 पेज डॉक्यूमेंट है, उसमें 3 एक्सरसाइजेस मेंशन है कि आपने क्या क्या काम करना है। और उसके कोरिस्पॉन्डिंग, हर एक्सरसाइज के कोरिस्पॉन्डिंग आपको एक फोल्डर भी दिया जाएगा। उस फोल्डर में, जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि आपके पास वो हाफ कुक्ड एक्सरसाइजेज होंगी। हाफ कुक्ड एक्सरसाइजेज मींस आपको जो टास्क एक्सरसाइज मैनुअल से कहा जाएगा सॉल्व करने के लिए, उतना ही पार्ट आपके कोड में मिसिंग होगा, ताकि आपको फुल कोड ना करना पड़े। आप उसको उतना ही, मतलब जो चीज़ बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि आप वो समझ जाएं, मतलब आपको समझ आनी चाहिए, सिर्फ उतना पार्ट मिसिंग होगा। वो आप खुद से उसको सॉल्व करें और उसको आगे लाइक स्टेप बाय स्टेप आप लेके चल सकते हैं। तो आज 3 एक्सरसाइजेज होंगी आपके पास, वो आपने सॉल्व करनी होंगी बिफोर योर नेक्स्ट सेशन टुमारो। तो उसमें जो आज की डिस्कशन है उसके लिए हम जो स्टार्ट करते हैं वो है, हमारे पास मॉड्यूल्स क्या हैं और पोर्ट्स क्या हैं। ठीक है, हम पहले मॉड्यूल्स की बात कर लेते हैं कि मॉड्यूल्स क्या होता है। जैसे सी में एक फंक्शन होता है, मतलब सी में आप एक फंक्शन कॉल करते हैं, वैसे ही वेरीलॉग लैंग्वेज में उसको लाइक एज अ मॉड्यूल कहा जाता है। उसका नाम बेसिकली एज अ मॉड्यूल, उसका नाम जो है वो मॉड्यूल है। मॉड्यूल में और फंक्शन में डिफरेंस ये है कि फंक्शन इज कि आप जब भी सी में एक फंक्शन कॉल करते हैं तो आपका प्रोग्राम किसी एक जगह से स्टॉप करके वो चला जाता है आप अपने आपके उस फंक्शन में। वहाँ पे जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसको एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद वो फंक्शन जो है, उसके वेरिएबल्स जो हैं वो एक किस्म के क्या होते हैं, वो वैनिश हो जाते हैं। ठीक है, आप उनको, उसकी मेमोरी को वहाँ पे रीयूज कर सकते हैं। लेकिन हार्डवेयर के मॉड्यूल में ये डिफरेंस है कि आपका जो भी हार्डवेयर है वो कभी भी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मॉड्यूल बनाया हाफ हेडर का। हाफ हेडर को मैंने कॉल कर लिया, बार बार कॉल कर रहा हूँ मैं, 3-4 दफा या 10 दफा फर्ज करें मैं कॉल करता हूँ। तो होगा क्या कि वो वहां पे हमेशा रहेगा। हमेशा मींस वो हार्डवेयर बेस्ड है, वो हार्डवेयर है। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर नहीं है। वो हार्डवेयर में जहां जहां पे प्लेस एंड राउट हुआ होगा अपने एफपीजीए में, वहां पे वो रहेगा, अनलेस कि आप उस पूरे हार्डवेयर को चेंज कर दें। एफपीजीए में तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप जब चिप्स की बात करें, आईसीज की बात करें, तो वहां पे ऑब्वियसली आप चेंज नहीं कर सकते अनलेस कि आप उसको फैब्रिकेशन को डिस्ट्रॉय करें और दूसरी फैब्रिकेशन करवा लें। एक दफा चीज आपने फैब्रिकेट करवा ली, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। देन जो आपका एलिमेंट है या फिर ऑब्वियसली आपका जो मॉड्यूल है, वो कलेक्शन हो सकती है ऑफ लोअर लेवल डिजाइन ब्लॉक्स। अब लोअर लेवल डिजाइन ब्लॉक्स ये हैं कि सिंपलेस्ट एग्जांपल इज कि आप कि ये करें कि अपना एक फुल एडर जो है वो डिजाइन करें। फुल एडर डिजाइन करने के लिए आपको पता है कि आपको 2 हाफ एडर चाहिए और एक आपको और गेट चाहिए। तो आप क्या करते हैं, उन दोनों को कंबाइन करके और गेट के साथ कंबाइन करते हैं और आप एक फुल एडर बनाते हैं। अब इस पूरे फुल एडर में आपके जो एलिमेंट्स हैं या लोअर लेवल डिजाइन ब्लॉक्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपका हाफ एडर और आपका और गेट्स हैं। ठीक है,
तो बेसिकली आप लोअर लेवल के डिजाइन ब्लॉक्स को कंबाइन करके एक हायर लेवल मॉडल बनाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका बेसिकली लाइक एक बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, एक आप लोएस्ट लेवल को कंबाइन करके एक हाई लेवल का मॉडल बना रहे होते हैं। सिमिलरली अब आप ये देखें कि हम अपना हाफ हेडर किस तरह से, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अपना एक मॉड्यूल जो है हम किस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये एग्जांपल जो है ये हमने पिछले सेशन में देखी थी कि एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको रन करके दिखाई थी कि हाफ हेडर को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो चीज़ आपने नोट करनी है, ऑब्वियसली जो आपको समझ आनी चाहिए, वो ये है कि इसका सिंटैक्स है क्या। जब भी आपने कोड करना होगा, एक मॉड्यूल को कोड करना होगा, तो आपको ये सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने क्या करना है कि मॉड्यूल ऑब्वियसली एक कीवर्ड है, ये यूज करने के बाद आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। नाम क्या है आप इसका, यहाँ पे हम हाफ हेडर यूज कर रहे हैं तो मैंने इसका नाम ऐड हाफ लिख लिया। ठीक है, इस ऐड हाफ के बाद मैं यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा हूँ कि इसकी कितनी पोर्ट्स होंगी। ठीक है, यहाँ पे जो डेफिनेशन हुई हुई है, एक सम है, दूसरा हमारे पास सी आउट है, तीसरा हमारे पास ए है, फिर उसके बाद हमारे पास बी है। अब इन सब को हम क्या करते हैं कि ये डिफाइन कर रहे हैं, ये इसकी पोर्ट्स हैं। अभी हमने ये डिफाइन नहीं किया, मतलब अगर हम इस फर्स्ट लाइन की बात करें तो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में हमने ये भी डिफाइन नहीं किया कि इसका इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो वो डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें इस लाइन में जाना है, सेकंड लाइन में। सेकंड लाइन में जो इनपुट्स हैं हम वो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि हाफ एडर की जो इनपुट्स हैं वो क्या हैं, ए और बी हैं। तो हम यहाँ पे इनपुट कीवर्ड के साथ आगे ए और बी वेरिएबल लिख देते हैं। देन फॉर आउटपुट्स हम आउटपुट कीवर्ड के साथ सी आउट और सम जो है वो ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो गई है, जो हमारे पास है इसकी पोर्ट्स की डेफिनेशन जो है हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अच्छा, पोर्ट्स की डेफिनेशन कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास एक्सॉर और एंड की बेसिकली हम लोग कॉल कर रहे हैं। एक्सॉर और एंड हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एलिमेंट्स हैं या लोअर लेवल ब्लॉक्स हैं। अब इस लोअर लेवल ब्लॉक को यूज करके हम एक हायर लेवल मॉडल बना रहे हैं जो कि हाफ एडर है। ठीक है, अब ये लोएस्ट लेवल क्या है, हमारे पास एक प्रिमिटिव है या हमारे पास एक गेट है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट गेट इज और एक्सॉर गेट। इस एक्सॉर गेट में हमारे पास क्या है कि सम एंड देन वी हैव टू इनपुट्स। अब यहाँ पे एक जो पैटर्न है वो थोड़ा ध्यान में रखें कि हमारे पास जो पैटर्न है वो है बेसिकली सम, और उसके बाद हमारे पास सम जो है वो हमारे पास आउटपुट है, और ए और बी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इनपुट्स हैं। तो ये एक पैटर्न जो है ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपने यही पैटर्न फॉलो करना है जब भी आप कोड कर रहे हो। तो ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप ये पैटर्न फॉलो करें। जितनी भी आपकी आउटपुट्स हैं उसको स्टार्ट में लिखें, और जितनी भी आपकी इनपुट्स हैं उनको आप उसको उसके बाद लिखें, आउटपुट्स के बाद लिखें। सेकेंडली आप एंड में भी देखेंगे तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, सी आउट पहले आ रहा है और ए और बी बाद में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो है ये 2 इनपुट एक्सॉर गेट है या 2 इनपुट एंड गेट है। अगर आपने यूज करना हो 3 इनपुट 4 इनपुट 5 इनपुट, अगर आपने यूज करना हो एक्सॉर या एंड गेट, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आउट तो आपकी ऑब्वियसली सिंगल ही आउटपुट होती है, सिंगल बिट आउटपुट होती है। तो आप क्या करते हैं, ए और बी के बाद आगे आप सी डी ई एफ जो भी आप जितने भी आप पोर्ट्स डिक्लेयर करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दो तरह की पोर्ट्स देखी हैं, एक पोर्ट का नाम है इनपुट और दूसरी है हमारे पास आउटपुट। लेकिन कुछ सिचुएशंस में हमें हमें एक बाई डायरेक्शनल पोर्ट भी चाहिए होती है। तो उसके लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो हमारे पास कीवर्ड है इन आउट कीवर्ड यूज करता है। अब इन आउट कीवर्ड के लिए आपको जो बेसिकली जब आप कोड कर रहे हो तो फिर कंट्रोल जो है वो आपको उसको मॉनिटर करना है। आपको अपने आप आप जब जब भी कोड कर रहे हो तो आपने ऐसा कोड नहीं करना कि एक मॉड्यूल जो है वो स्पोर्ट्स को रीड कर रहा हो और दूसरा उसको राइट कर रहा हो। ठीक है, या दोनों उसको राइट कर रहे हो या दोनों उसको रीड कर रहे हो। तो उनका जो सिंक्रोनाइजेशन है वो आपके हाथ में होगी, फिर आपको उससे कंट्रोल करना पड़ेगा जब भी आप उसकी कोडिंग कर रहे हो। तो देन हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वेरिलॉग मॉड्यूल के, वो क्या क्या हैं। मतलब हमारे पास वेरिलॉग मॉड्यूल में ये आपने यहाँ पे इस स्लाइड में हमने वेरिलॉग मॉड्यूल देखा है कि हमारे पास वेरिलॉग मॉड्यूल होता कैसा है।
हमने ये तो कह दिया कि यहाँ पे मॉड्यूल है, इनपुट आउटपुट्स हैं, फिर उसके बाद कुछ हमारे पास गेट डिक्लेयर किए हैं, यहाँ पे एंड मॉड्यूल लिखा है हमने। अब वेरिलॉग मॉड्यूल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या 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 हो सकता है। फर्स्ट कंपोनेंट इसके मॉड्यूल का नाम आपने ऑब्वियसली खुद से डिफाइन करना है कि उसका नाम क्या होना चाहिए। पोर्ट लिस्ट जो है वो आपने बतानी है कि पोर्ट लिस्ट क्या है। पोर्ट लिस्ट मीन्स के जितनी भी इनपुट्स या आउटपुट या इन आउटपुट्स हैं वो आपने डिक्लेयर करनी है और उनको डिफाइन करना है कि कौन सी इनपुट पोर्ट है और कौन सी आउटपुट पोर्ट है। ठीक है, तो ये इसके सबसे पहले जो कुछ कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं। देन हमने इंटरनल वायर्स भी यूज हो सकती हैं। आज एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें इंटरनल वायर्स यूज हो रही हैं। अभी हम सिर्फ इन और आउट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास इंटरनल वायर्स यूज हो रही हैं। तो ये इंटरनल वायर्स जो हैं, इन इंटरनल वायर्स को यूज करने के मतलब उनको डिफाइन करने के लिए हमें बेसिकली डिफाइन करना है जितनी भी रिक्वायर्ड होंगी। फिर डाटा फ्लो स्टेटमेंट्स असाइन के नाम से होती हैं। फिर इंस्टेंशिएशन है कि हम अपने लोअर लेवल मॉड्यूल्स को उसको यहाँ पे कॉल करें, जैसे फंक्शन कॉल करते हैं। ऑलवेज या इनिशियल ब्लॉक्स होते हैं, ये हम देखेंगे कि किस लिए यूज होते हैं। फिर टास्क और फंक्शंस वगैरह भी होते हैं। तो एंड में ऑब्वियसली एंड मॉड्यूल स्टेटमेंट होती है। तो ये मेजर कंपोनेंट्स हैं आपके वेरिलॉग मॉड्यूल के, जिसकी बेस पे आप अपना जो अपना जो कोड है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। सर ये रेग स्टेटमेंट हम किस इस्तेमाल करते हैं? कौन सी स्टेटमेंट? जो रेग की है, रजिस्टर्ड में ख्याल है ये रेग रजिस्टर्ड हम रजिस्टर तब यूज करते हैं जब हम डाटा को स्टोर करना चाहें, डाटा को होल्ड करना चाहें। वायर्स आर लाइक आप इसको एज अ मेमोरी लाइक उसको कह सकते हैं, लेकिन वायर्स ऐसी होती हैं कि उनमें डाटा होल्ड नहीं होता। रजिस्टर्स में डाटा होल्ड होता है, ठीक है, अनलेस कि उसको चेंज किया जाए। सही है, ठीक होगी। और सर वो इन आउट पोर्ट जो होती है वो किस पर्पस के लिए जी जी। इस्तेमाल? इन आउट पोर्ट लाइक नाम से यही डिफाइंड है कि उसका पर्पस ये है कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जहाँ पे आपको एक ही पोर्ट से, ऑब्वियसली अगर पोर्ट्स लिमिटेड हैं तो आप एक ही पोर्ट को यूज करके लाइक डाटा को इन रीड भी कर सकते हैं और उस पोर्ट पे डाटा राइट भी कर सकते हैं। लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन और दैट डिपेंड्स ऑन कि आपके पास नंबर ऑफ पोर्ट्स कितनी अवेलेबल है। उसके लिए मैंने आपसे अभी यही पहले कहा था कि आपको जो कोडिंग है वो थोड़ी सी ऑब्वियसली टफ हो जाती है। टफ इस तरह से हो जाती है कि आपको मॉड्यूल्स को सिंक करना पड़ता है। कहीं ऐसा तो मतलब ऑब्वियसली जैसे हमने ये कहा था कि ये कंकरेंट मॉडल्स हैं, टाइम बेस्ड डिजाइन हैं। तो आपको फिर ये जब कोडिंग में आपको ये अपनी बात अपने जहन में रखनी है कि कहीं किसी स्टेज पे ऐसा ना हो कि एक ही मॉड्यूल, एक ही मतलब दो दो मॉड्यूल्स एक ही पोर्ट को एक ही टाइम पे राइट ना कर रहे हो। तो उससे क्या होगा कि उसकी एक रेस कंडीशन आ जाएगी, तो उसे ये नहीं पता चलेगा कि आउटपुट पे कौन सा डाटा जाना है, मॉड्यूल ए का डाटा जाना है या मॉड्यूल बी का डाटा जाना है। ठीक है, तो इन आउट पोर्ट्स जो है वो आप मल्टीपल उसके लिए यूज कर सकते हैं, डाटा रीड करने के लिए भी, डाटा राइट करने के लिए भी। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट जो इसका लाइक सब टॉपिक है वो है प्रिमिटिव्स क्या होता है। प्रिमिटिव्स जो आपने गेट्स का नाम सुना है, एंड और नॉट गेट्स, बफर्स हैं, जो भी आपने गेट्स यूज किए हुए हैं वो हमारे प्रिमिटिव्स कहलाते हैं इन वेरिलॉग लैंग्वेज। प्री सेट डिफाइंड हैं कुछ तकरीबन 26 प्रिमिटिव्स जो हैं या प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स जो हैं, मॉडल्स हैं, वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है। आपके पास ये बफर है, बफर नॉट है, सॉरी बफर है, नॉट है, फिर आपके पास और, नॉर, एंड इसी तरह आपके पास ये डिफरेंट यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स गिवन है। टोटल जो हमारे पास हैं वो टोटल है हमारे पास 26 प्रिमिटिव्स हैं। ठीक है, प्रिमिटिव्स जो हैं वो आपके बेसिकली बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जिसे कहते हैं। मतलब आपका जो लोएस्ट लेवल हो सकता है वो ये है। आप इस लोएस्ट लेवल से आप अपना वेरिलॉग कोड कर सकते हैं। मतलब आपने अगर बॉटम अप अप्रोच यूज करनी है तो आपका लोएस्ट लेवल जो है वो यहाँ पे आ सकता है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल में देखा है कि आप हाफ एडर जो है वो उससे बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी हाफ एडर को लेके आप फुल एडर बनाए, 4 बिट एडर बनाए, आगे फिर आपके रिपल कैरी एडर्स आ जाते हैं। या मतलब आप सिर्फ अगर हम एडर की एग्जांपल की बात करें तो आप इन्हीं छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से आप अपने हायर पोर्ट्स जो है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, और ये एग्जांपल हमने देखी है
ये वाली हाफ एडर की। अब इस एग्जांपल में देखें कि प्रिमिटिव्स कहाँ कहाँ पे हैं। हमारे पास ये जो प्रिमिटिव्स थे वो हम दो प्रिमिटिव्स यूज कर रहे हैं, एक हमारे पास एक्सॉर है, एक हमारे पास एंड है, ठीक है। और ये कन्वेंशन आपने याद रखनी है कि जब भी आप प्रिमिटिव यूज कर रहे हो तो आपका जो पहला पोर्ट है या पहला जो आपका वेरिएबल है वो आपका आउटपुट वेरिएबल होना चाहिए और उसके बाद आपके इनपुट वेरिएबल्स आने चाहिए, ठीक है। ये मस्ट है। ये जो प्री डिफाइंड वैल्यूज है उसमें तो मस्ट है, लेकिन जब आप खुद से हाफ एडर बना रहे हो तो फिर ये आप पे है कि आप उसको किस कन्वेंशन से यूज करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मैंने आपसे ये पहले कहा है कि बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इसको जो इनिशियल जो आपके पहले दो हैं या पहले ऑब्वियसली जितनी भी आउटपुट्स हैं उनको पहले डिफाइन करें और जितनी आपकी आउटपुट्स हैं उनको आप बाद में डिफाइन करें। इसके अलावा जो एक और बात ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि जब भी आप कोड कर रहे हो, जब भी आप अपना कोड कर रहे हो तो कीवर्ड्स जो हैं वो आप यूज नहीं कर सकते हैं, वो बेसिकली हाईलाइट हो जाते हैं। जैसे आप कोड करते हैं, आपका टूल जो है, जो भी आपका सिमुलेटर है, वो आपको हाईलाइट कर देता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने वेरिएबल का नाम एंड रखना चाहें तो आपको नहीं रखने देगा। वो आपको बताएगा कि इसमें एरर एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि वो पहले ही प्री डिफाइंड कीवर्ड है। तो ऑब्वियसली जब भी आप कोड कर रहे हो तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। आप उसको लाइक इसको अवॉइड करना है कि आप जो ये प्रिमिटिव्स हैं उनको आप यूज ना करें। इसके बाद आपका एक टेस्ट बेंच आता है। टेस्ट बेंच क्या है? जब हमने एक मॉडल बना लिया, कोई भी एक मॉडल बना लिया, तो उसके बाद ऑब्वियसली आपको टेस्ट करना है कि वो मॉडल वही फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है जो आप उससे लाइक करवाना चाह रहे हैं। अगर आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे, उसको फैब्रिकेट करवा लेंगे, तो फिर ऑब्वियसली इन फ्यूचर इश्यूज आ सकते हैं। अगर अगर आपको अपनी प्रोग्रामिंग पे इतना ही एतबार है तो ऑब्वियसली फिर आप टेस्ट नहीं नहीं ना करें। लेकिन लेकिन ऐसा रिकमेंडेड नहीं है, कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। जहाँ पे इंडस्ट्री है आईसीज की, या जहाँ पे इंडस्ट्री है एफपीजीएस की, उसमें हाईली पेड जॉब्स जो होती हैं वो आपके लाइक टेस्ट एंड वेरिफिकेशन इंजीनियर्स की होती हैं। क्योंकि टेस्टिंग, एक चिप की टेस्टिंग जो है वो इंतहाई टफ जॉब है, इंतहाई इंतहाई टफ टास्क होते हैं उसमें, क्योंकि उसको वेरीफाई किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है हर एक लाइक बेस्ट केस के लिए, हर एक वर्स्ट केस के लिए। और उसके लिए आपको लाइक पता नहीं कितने सारे टेस्ट उसके जो वेक्टर्स हैं या टेस्ट उसके टेस्ट इनपुट्स जो हैं वो आपको डिफाइन करनी पड़ती हैं डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन कि उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो ऑब्वियसली ये एक हाईली पेड जॉब है और ये सबसे क्रिटिकल चीज है फॉर योर वेरीलॉग लैंग्वेज। अगर आपने टेस्ट बेंच अच्छा बनाया, आपने अपना मॉड्यूल को टेस्ट कर लिया, हर एक केस के लिए टेस्ट कर लिया, बेस्ट केस के लिए और वर्स्ट केस के लिए। अब बेस्ट केस और वर्स्ट केस क्या होता है? वही एग्जांपल लें जो हमने हाफ एडर की अभी ली है। हाफ एडर का बेस्ट केस क्या होगा या वर्स्ट केस क्या होगा? बेस्ट केस इज कि आपका कोई भी इनपुट पे डाटा ना आए, डाटा जीरो आए, और आउटपुट पे क्या आ जाएगा? जीरो आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास वर्स्ट केस ये है कि आपके पास वन वन आ जाए, अगर वन वन आ जाए तो फिर क्या होगा? वन वन आएगा तो आपके पास आउटपुट पे वैल्यू आनी चाहिए, वन जीरो आनी चाहिए। तो अगर आपका कोड जो है वर्स्ट केस में ठीक काम कर रहा है, बेस्ट केस में ठीक काम कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली जितने भी इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं वहां पे भी वो ठीक काम करेगा। लेकिन ये जो है ये लाइक जरूरी नहीं है कि वो काम करे, इसलिए आपको हर एक स्टेट टेस्ट करनी जरूरी है, ठीक है। तो जब भी आप टेस्ट में लिख रहे हो तो जितनी भी उसकी इनपुट स्टेट्स हो सकती हैं वो सारी की सारी आपको टेस्ट करनी चाहिए। आप आगे जाके कोड करेंगे, टेस्ट बेंच भी कोड करेंगे, तो आपको ये जरूर ख्याल रखना है कि आप जो टेस्ट वेक्टर्स वहां पे डिफाइन कर रहे हैं, टेस्ट वैल्यूज जो आपके इनपुट वैल्यूज खुद से डिफाइन कर रहे हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो लाइक हर एक केस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अच्छा, इसमें अब देखें यहाँ पे हमने एक टेस्ट बेंच यहाँ पे एक लिखा हुआ है। अब इस टेस्ट बेंच में और जो आपने मॉड्यूल लिखा था, इसमें कोई मुझे बता सकता है कि क्या डिफरेंस है? कोई मेजर डिफरेंस आप बता सकते हैं क्या है? सर इनिशियल बिगिन का कीवर्ड यूज हो रहा है। दोबारा बताएंगे? सर इनिशियल बिगिन का कीवर्ड यूज हो रहा है और उसके अंदर आपने वैल्यू। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंस है इसमें कोई? वही इनपुट्स और आउटपुट्स से डिक्लेयर की बिल्कुल। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास इनपुट्स आउटपुट्स नहीं है,
अच्छा, टेस्ट बेंच जो होता है उसका पर्पस ये है कि वो किसी इंटरनल मॉड्यूल को टेस्ट करेगा। उसका पर्पस ये नहीं है कि वो किसी बाहर के मॉड्यूल से कोई इनपुट्स आउटपुट्स लेगा, ठीक है। उसका पर्पस ये है कि वो खुद से टेस्ट वेक्टर जनरेट करे और इंटरनल मॉड्यूल को टेस्ट करे, ठीक है। मतलब कोई मॉड्यूल अंडर टेस्ट जो भी है उसको टेस्ट करे। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें, मैं ये जो मिडल पार्ट है यहाँ पे इसको देखते हैं। सबसे पहले ये जो एड हाफ यहाँ पे एक कॉल किया हुआ है हमने, इसमें देखें हमने हाफ एडर को यहाँ पे कॉल किया है। कुछ हमने यहाँ पे वेरिएबल्स जो हैं वो डिफाइन किए हैं, जो कि यहाँ पे है, रजिस्टर है और वायर है। इसको हमने यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो इसके इनपुट वेक्टर्स है ना, ए और बी, उसको हम यहाँ पे वैल्यूज जो है वो असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे जो वैल्यू पहली असाइन की है हमने, उसे कहा है कि ए को 0 कर दो और बी को 0 कर दो, ठीक है। ये इसका पहला केस है। 10 जो भी उसका टाइम यूनिट्स होगा, उसके बाद उसने क्या करना है कि बी को 1 कर देगा, ठीक है। उसके बाद ए को 1 कर देगा और फिर बी को 0 कर देगा। तो आपके ये जितने भी 4 केस हैं ये सारे टेस्ट हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे ये हो रहा है कि इसका कोई भी इन आउट पोर्ट नहीं है, ये एक जनरल ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर हमने ये वाला फंक्शन कॉल किया या ये वाला मॉड्यूल कॉल किया। इसके लिए नाम यूज करता है, इंस्टेंशिएशन यूज करता है, ठीक है। तो हमने इसको इंस्टेंशिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे हमने जब इसे कॉल किया है तो हमने इसे ये कहा है कि आपकी इनपुट जो है वो एक टाइम वो 0 0 होगी, उसके बाद फिर जो बी है 1 हो जाएगा, उसके बाद जो ए है 1 हो जाएगा, उसके बाद बी जो है वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से वो डिफरेंट वेक्टर्स को डिफरेंट टाइम के साथ वो टेस्ट करेगा और आउटपुट जो भी आएगी वो सम और सी आउट पे वो उसको कनेक्ट करवा देगा, ठीक है। ये सम और सी आउट हमारी वायर्स हैं, यहाँ हम इनको रीड कर सकते हैं और रन टाइम डाटा देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मेजर डिफरेंस सिर्फ यही है कि इसका कोई इनपुट आउटपुट पोर्ट नहीं होती, इंटरनल ब्लॉक होता है जिसको वो टेस्ट करता है। और ये वेक्टर्स हमने खुद से जनरेट किए हैं, ठीक है। ये वेक्टर्स हमने खुद से जनरेट किए हैं या ये वैल्यूज जो है हमने खुद से जनरेट किए हैं टू टेस्ट दिस मॉड्यूल है। अच्छा, इसमें एक ब्लॉक यूज हो रहा है, इनिशियल ब्लॉक। हमारे पास दो तरह के ब्लॉक्स यूज होते हैं, एक इनिशियल और एक ऑलवेज ब्लॉक यूज होता है। इसको हम बाद में डिटेल में जाके पढ़ेंगे कि इनिशियल और ऑलवेज में क्या डिफरेंस है। इनिशियल का मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि इनिशियल का मतलब ये है कि ये वाला ब्लॉक इनिशियल, बिगिन और ये एंड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ब्रैकेट्स में होती है, जैसे आप सी में यूज करते हैं, ये ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। अब इनिशियल ब्लॉक का मतलब ये है कि ये टाइम 0 पे स्टार्ट होगा, सिक्वेंशियली ऑपरेट करेगा और एंड में जाके ये एंड तक पहुंचेगा और उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब इसका पर्पस ये है, अगर इसमें कोई लूप लगा हो तो ये वाला ब्लॉक जो है ये हमेशा ऑपरेट करता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। ये कभी भी फिनिश नहीं होगा। यहाँ पे हमने सिर्फ इसको ये कहा है कि ये तकरीबन 40 टाइम यूनिट्स के बाद आपकी बी की वैल्यू 0 करेगा, ठीक है। उसके बाद एटलीस्ट ये वैल्यूज को अपडेट नहीं करेगा, ये इसी स्टेट में रहेगा जिस स्टेट में ये है। अब देखें, हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अगर इस कोड में मल्टीपल इनिशियल ब्लॉक्स होंगे तो उसका क्या मतलब होगा। किसी को बात समझ आती है ये वाली, कि अगर एक कोड में मैं मल्टीपल ब्लॉक्स लाइक ऐड कर दूं तो फिर क्या होगा। सारे टाइम 0 पे स्टार्ट हो जाएंगे। सारे टाइम 0 पे स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। आप फॉर एग्जांपल ये जो इनिशियल ब्लॉक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी ही एक कॉपी बना के मैं एक और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो फिर क्या होगा कि टाइम यूनिट 0 पे दोनों स्टार्ट हो जाएंगे, दोनों ए की वैल्यू को 0 करेंगे और बी की वैल्यू को 0 करेंगे। लेकिन अगर मैं एक इनिशियल ब्लॉक में एट लाइक फर्स्ट लाइन में मैं बी को 1 कर दूं तो वो क्या करेगा, एक इनिशियल ब्लॉक बी को 1 करेगा, दूसरा बी को 0 करेगा, ठीक है। मतलब एक ही टाइम पे दोनों उसको ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट मीन्स वहां पे हमारे पास एक रेस कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो वो किसी भी तरफ नहीं जा सकते, वो एक ही स्टेट पे रुक जाएंगे। ऑब्वियसली हमें कोड तो एरर दे देगा। अब हम ये कहते हैं कि ये दोनों पैरेलल में एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं दोनों टाइम 0 पे स्टार्ट होंगे और पैरेलल चलेंगे। लेकिन कोई ये बता सकता है कि क्या सॉफ्टवेयर में ये काम हो सकता है। सॉफ्टवेयर मतलब में सी सिर्फ पैरेलल लैंग्वेज नहीं सर? होता। सॉरी, सर आपका मतलब सी लैंग्वेज में, सी नहीं प्लस मैं प्लस है? इसी की बात कर रहा हूँ, मैं ये सिमुलेटर की बात कर रहा हूँ जो हमने हमारे पास होता है फॉर सिमुलेटिंग वेरी लो कोड। Yes, sir, तो
ये पैरेलल होंगे या नहीं होंगे? अगर हम रियल देखें, रियल केस में क्या होता होगा। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट ये लिखी हुई है कि लाइक at least like they do not run in parallel, but they at least like simulate to run in concurrently। तो इसका मतलब ये है कि ये सिमुलेटर आपका जो है ऑब्वियसली वो एक सिक्वेंशियल प्रोसेसर पे चल रहा है। वो आपका जो प्रोसेसर है वो लाइक उसके मल्टीपल थ्रेड्स नहीं है, उसकी 3-4 कोर्स होती हैं, ठीक है, और उन 4 कोर्स ने और ढेर सारे काम करने होते हैं। तो जो आपका सिमुलेटर है वो एटलीस्ट उसको क्या करता है, उसको सिमुलेट इस तरह से करता है कि वो आपको नजर आता है कि वो पैरेलल चल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो पैरेलल चल नहीं रहा होता। लेकिन ये तब तक की बात है जब तक आप अपने कोड को सिर्फ सिमुलेटर पे टेस्ट कर रहे हैं। सिमुलेटर मतलब जो आप Xilinx यूज कर रहे हैं या जो आप मॉडल सिम यूज कर रहे हैं, तो ये तब तक आपका लाइक सिक्वेंशियल मॉडल ही रहेगा जब तक वो सिमुलेट हो रहा है। लेकिन जब आप इसको सिंथेसाइज करेंगे तो ये फिर एक्चुअल हार्डवेयर पे चला जाएगा। जब ये एक्चुअल हार्डवेयर पे जाएगा तो इट मीन्स के वो फिर पैरेलल एग्जीक्यूशन जो है उसकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम मॉड्यूल्स को कॉल कैसे करते हैं, या उसको हम इंस्टेंस जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं। हाफ एडर के एग्जांपल में हमने यहाँ पे ये इंस्टेंस क्रिएट की हुई है, हमने एक्सॉर और एंड की इंस्टेंस क्रिएट की है। इसको हमने कोई नाम नहीं दिया हुआ। नॉर्मली जब भी आप कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उसका नाम यहाँ पे देते हैं, ठीक है। एक्सॉर उसका कीवर्ड लिखने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस एग्जांपल में देखूं, यहाँ पे ये देखिए एक इंस्टेंस हमने क्रिएट की हुई है। इस एग्जांपल में ये वाली जो इंस्टेंस है इसका ये एड हाफ नाम वो वाला है जो हमने अपने मॉड्यूल का नाम रखा था, ठीक है, जो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा है। ये उसकी इंस्टेंस का नाम है। मतलब ये जो आपका टेस्ट बेंच है, इस टेस्ट बेंच में आपका जो ये वाला कॉल कर रहे हैं फंक्शन, उसका नाम ये है। ये आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। फिर उसके बाद ये उसके क्या आते हैं, यहाँ पे उसकी पोर्ट कनेक्शन आते हैं जो आके आप यहाँ पे टेस्ट बेंच के पोर्ट्स के साथ यहाँ पे आप कनेक्ट करवा रहे हैं। अब देखिए ये ऑर्डर मैटर करता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सी आउट लिख दूं, इनिशियली शुरू में यहाँ पे मैं पहले सी आउट लिख दूं, इसके बाद मैं यहाँ पे सम लिख दूं, तो फिर क्या होगा, फिर आपका जो इंटरनल मॉड्यूल है हाफ एडर का, उसमें जो सी आउट होगा वो सम के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और जो सम होगा वो जो सी आउट होगा वो सम के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये ऑर्डर जो है ना ये मैटर करता है। आपने जो ऑर्डर रखा होगा आपने हाफ एडर में, वही ऑर्डर आपको यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। इस ऑर्डर को लाइक ये ताकि हमें याद ना रखना पड़े कि हमें और किस ऑर्डर में वैल्यूज प्लेस करनी है, उसके लिए डॉट नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हैं। वो हम आगे एक दो स्लाइड्स के बाद हम एग्जांपल उसकी देखेंगे कि वो कैसे यूज की जाती है। तो ये आपकी बेसिकली इंस्टेंस होती हैं, इसको आप एक नाम जो है वो आप नाम ऐड करते हैं। अब देखें, अब हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं है, लेकिन फिर भी स्लाइटर कॉम्प्लेक्स है कि हम एक हाफ एडर को यूज़ करके एक फुल एडर जो है वो हम क्रिएट करें। ये सर्किट आपने पहले बहुत दफ़ा देखा होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक हाफ एडर है, ये भी एक हाफ एडर है, देन वी हैव लाइक वन और गेट, और इसको हमने आउटपुट्स हैं वो हमने यहाँ पे इनपुट्स और आउटपुट्स हैं वो डिफाइन की हुई हैं। इनपुट्स हमारी ए बी और सी इन है, आउटपुट हमारी सम और सी आउट है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ इंटरनल वायर्स है जैसे W1, W2 और W3। अब देखें W1 का पर्पस क्या है, वो ये है कि हम इस हाफ एडर की आउटपुट जो फर्स्ट हाफ एडर है इसकी सम आउटपुट को दूसरे हाफ एडर की ए इनपुट के साथ कनेक्ट करवा रहे हैं। अब ये W1 का पर्पस ये है। W2 का पर्पस भी इसी तरह है, इंटरनल सिग्नल्स को यहाँ पे ज्वाइन करवा रहा है, जो कि आपका हाफ एडर की एक कैरी आउट आउटपुट है, और उसको ज्वाइन करवा रहा है आपके और गेट के साथ। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे W3 जो है उसका पर्पस सी आउट को और के साथ कनेक्ट करवाना है। अब देखें, अगर आपने कोई भी सर्किट जो है उसके लिए कोडिंग करनी है तो बेस्ट ऑप्शन ये है, अगर सर्किट सिंपल है तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उसका लेआउट जो है वो आप पेपर पे बना लें, पेपर पे ड्रॉ कर लें।
उससे आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि आपको कितनी इंटरनल वायर्स चाहिए, आपको कितनी इनपुट पोर्ट्स चाहिए, आपको कितनी आउटपुट पोर्ट्स चाहिए, आपको कितने जो मॉड्यूल्स हैं वो इंस्टेंशिएट करने पड़ेंगे। जैसे अभी हमें यहाँ पे क्लियर चीज़ें, हमें क्लियर पता है सब कुछ। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हमें 2 हाफ एडर बनाने पड़ेंगे, एक और गेट हमें बनाना पड़ेगा, हमारे पास 3 इनपुट पोर्ट्स हैं, 2 आउटपुट पोर्ट्स हैं, हमारे पास 3 इंटरनल वायर्स यूज हो रही हैं, तो हमारे पास ये चीज़ें क्लियर है। जब आपके पास ये चीजें क्लियर हो जाएं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इजीली कोड कर सकते हैं। आपको पता होता है कि आपने किस चीज को कहाँ पे कनेक्ट करना है, तो ये इसका कोड है। अब इस कोड को अगर आप एनालाइज करें, इस कोड को जरा एक आध मिनट देख लें, इसके बाद मैं आपको इसको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। इसको जरा इससे कंपेयर करें, जो आपके पास ये डायग्राम है, डायग्राम के साथ कंपेयर करें जरा इस कोड को। मैं बस 1 मिनट के बाद दोबारा आपको यहाँ से बताता हूँ। सर जब आप प्रिमिटिव्स को यूज करते हैं तो फिर उसके साथ हम आप कोई उसका मतलब डमी वेरिएबल नेम नहीं देते हैं? फॉर एग्जांपल और जो गेट आपने यूज किया उसके साथ O1 या O2, फिर आप उसकी ब्रैकेट नहीं, अगर नाम स्टार्ट करें। नाम आप दे सकते हैं। मैंने अभी 1-2 स्लाइड्स पहले यही बताया है कि नाम आप दे सकते हैं, लेकिन प्रिमिटिव्स के साथ अगर नाम ना भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है अगर सर, आपने थैंक यू। खुद से याद रखना है तो आप नाम उसको दे सकते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पे अगर आप इसको कंपेयर करें, ये आप देखें हाफ एडर का कोड तो आप तकरीबन आपको याद हो गया होना चाहिए। हाफ एडर को अब फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट हाफ एडर है। फर्स्ट हाफ एडर जो है, इसके इनपुट्स क्या क्या हैं? एक इनपुट है इसकी ए, दूसरी इनपुट है इसकी बी। ये जो यहाँ से ए से आ रही है और यहाँ से बी से आ रही है, ठीक है। हमने ये पहला हाफ एडर यहाँ पे डिक्लेयर किया। इसको हमने ये कहा कि इसकी एक इनपुट ए है, दूसरी इनपुट उसकी बी है, ठीक है। अब देखें ये ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, ये ए है और ये बी है, ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं? ये दोनों आपके ये इनपुट पोर्ट से आ रहे हैं, ठीक है। अब ये हमने डायरेक्ट कनेक्ट करवा दिया ए और बी को, या हाफ एडर के इनपुट्स को आपके जो फुल एडर की इनपुट है, ये जो आपकी इनपुट पोर्ट से आ रही है उसके साथ हमने कनेक्ट करवा दिया। देन इसकी जो आउटपुट है उसको हमने कहाँ पे कनेक्ट करना है? अब देखें, सम वाली आउटपुट को W1 से कनेक्ट करना है और सी आउट वाली को W2 से कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें हाफ एडर में सम वाली आउटपुट जो है वो आपकी यहाँ पे सम वाली आउटपुट आपकी जो है वो क्या है, वो आपकी पहले पहले लाइक फर्स्ट डिफाइंड है, और आउट जो है वो आपकी सेकंड डिफाइंड है। तो यहाँ पे हमने W1 को पहले नंबर पे लिख दिया और W2 को सेकंड नंबर पे लिख दिया। तो हमने बेसिकली क्या किया कि सम को कनेक्ट कर दिया W1 के साथ और सी आउट को कनेक्ट कर दिया W2 के साथ, ठीक है। ये हमारा कनेक्शन जो है कंप्लीट हो गया। देन वी डिक्लेयर्ड सेकंड हाफ एडर। सेकंड हाफ एडर की इनपुट्स जो हैं, एक इनपुट जो है वो कैरी इन है, दूसरी इनपुट जो है वो W1 है। अब देखें, हमने कैरी इन और W1 यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है टू द इनपुट ऑफ लाइक दीज टू, ए और बी, जो आपकी हाफ एडर के इनपुट्स हैं। और इसकी आउटपुट जो है वो हमने कहाँ पे कनेक्ट करनी है? इसकी एक आउटपुट जो है वो सम जो है वो बेसिकली आउटपुट पे जा रही है, और जो आपकी कैरी आउट है वो जा रही है W3 पे। तो हमने यहाँ पे सम और W3 के साथ कनेक्ट करवा दिया है। सिमिलरली यहाँ पे इसकी जो आपका और गेट है, इसके इनपुट्स हैं हमारे पास W2 और W3, वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं W2 और W3, और इसकी आउटपुट जो है वो जा रही है हमारे पास फुल एडर की आउटपुट पे। तो उसको हमने यहाँ पे कैरी आउट जो है वो डिफाइन कर दिया। अब देखें, इस एग्जांपल को कोड करना, अगर आपके पास सर्किट लेआउट बना हुआ है तो बड़ा ही आसान है तब तक जब आप सब चीज़ें डिफाइन कर चुके हों। अच्छा, इसमें एक चीज़ नई है, वो ये है कि ये जो आपके पास वायर्स है, आपने डिफाइन किया इनपुट पोर्ट्स, आपने डिफाइन किया आउटपुट पोर्ट्स। अब हमारे पास कुछ इंटरनल वायर्स भी हैं। इंटरनल वायर्स के लिए हमने वायर का कीवर्ड यूज किया हुआ है, और उसको हमने 3 वायर्स डिफाइन कर दी, W1 W2 W3, ठीक है। अब वायर का पर्पस ये है कि डाटा को ड्राइव करता है, डाटा को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये डाटा को स्टोर नहीं करता।
ये जो भी हम पहले एक क्वेश्चन हुआ था उसमें हमने ये कहा था कि रजिस्टर जो है वो डाटा को होल्ड करता है फॉर सम टाइम, लेकिन आपकी वायर जो है वो डाटा को होल्ड नहीं करती। जब तक वायर को ड्राइव करते रहेंगे वो डाटा ट्रांसफर करती रहेगी। जैसा ही वो लाइक आपकी ड्राइविंग फोर्स जो है वो डाउन होगी तो डाटा ड्राइविंग जो है वो खत्म हो जाएगी, लाइक उस पर जो वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी, ठीक है, वो खत्म हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है आपकी वायर और रजिस्टर में। रजिस्टर का यूज आगे आएगा, हम उसको जब जब जहाँ पे बेसिकली उसका यूज आएगा वहां पे हम फिर स्टडी करेंगे कि रजिस्टर्स क्या होता है, ठीक है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब इसमें हायरार्किकल डिजाइन के बारे में हम पहले लाइक बात कर चुके हैं कि आपका लाइक बॉटम अप अप्रोच होती है या लाइक टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है। अब इसमें आपको डिजाइन जो करना पड़ता है वो यही है, जो अभी हमने एग्जांपल देखी है वो एक बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच यही होती है कि स्मॉलर मॉड्यूल्स के लेके आप एक हायर लेवल मॉड्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो हायरार्किकल डिजाइन्स बेसिकली आपके वही होते हैं। अब हायरार्किकल डिजाइन में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो कोड कनेक्शंस हैं वो ऐसे होने चाहिए कि उसमें आप बेसिकली उसको स्वैप ना कर सकें, आप उसको चेंज ना कर सकें। देखें यहाँ पे हमने एक डिजाइन बनाया, इसका नाम अब हमने ये रख दिया है कि अब देखें यहाँ पे हमने डॉट नेमिंग कन्वेंशन यूज की हुई है। डॉट नेमिंग कन्वेंशन बेसिकली ये होती है कि आप ये कहना चाह रहे हैं, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट सम और W1। इसका मतलब ये है कि हाफ एडर का जो सम पोर्ट है, लाइक जिसका नाम सम है, उसको कनेक्ट कर दें W1 के साथ। अब ये वाला स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ पे लास्ट में भी मेंशन कर दूं, इस लास्ट लाइक आपकी इनपुट पोर्ट के बाद, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने काम यही करना है कि सम को सर्च करेगा, सम को सर्च करके उसको W1 के साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो डॉट नेमिंग कन्वेंशन का ये फायदा है, आपको सिर्फ पोर्ट्स के नाम पता होने चाहिए। आप पोर्ट्स के नाम अगर आपको पता है तो आप उनको डायरेक्टली कनेक्ट करवा सकते हैं टू इंटरनल पोर्ट्स, इंटरनल वायर्स जो भी आपको रिक्वायर्ड है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख रहे हैं, जैसे आप इसको देखेंगे कि सी आउट जो है उसको आप कनेक्ट करवा रहे हैं, जो इसका बेसिकली सी आउट है, ठीक है, इसको आप कनेक्ट करवा रहे हैं विद W2। अब देखें यहाँ पे ऑर्डर भी चेंज हुआ है, पहले सम है, फिर ए है, फिर सी आउट है, फिर बी है। लेकिन इस ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शंस हैं वो विद नेम प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ना कि विद ऑर्डर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो डॉट नेमिंग कन्वेंशन इज बेस्ट फॉर योर कोडिंग। आप जब भी कोड कर रहे हो, बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप जब भी कोड कर रहे हो तो आप डॉट नेमिंग कन्वेंशन यूज करें, ठीक है, ताकि आपके पोर्ट के ऑर्डर्स का कोई इशू ना बने। कोडिंग स्टाइल रिकमेंडेशन एक है, उसका फायदा ये है कि देखें आप एक ही कोड लिखा हुआ है, दो तरह से लिखा हुआ है। राइट साइड पे जो कोड है वो ये है कि आप जो भी हम पिछले एग्जांपल में देख रहे थे, लेकिन जो लेफ्ट साइड पे आपके पास कोड है उसमें आप देखेंगे कि प्रॉपरली फॉर्मेट हुआ है। उसमें आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं हर लाइन के अगेंस्ट। आप यहाँ पे अगर कमेंट ऐड करना चाहें तो आप शायद नहीं कर सकेंगे। जैसे फर्ज करें ये हाफ एडर 1 है, इसके लिए मैं अगर कमेंट ऐड करना चाहूँ ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सारी पोर्ट्स के लिए, तो मैं शायद ना कर सकूं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें जो लेफ्ट साइड पे कोड है, इसको हमने थोड़ा सा फॉर्मेट इस तरह से किया हुआ है कि वो एक लाइन में एक ही लाइक स्टेटमेंट आ रही है, तो आप एक ही स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो है आगे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करना क्यों जरूरी है? जब भी आप किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाएं या कहीं पे भी आप लाइक ऑब्वियसली अगर आपकी जॉब होती है किसी भी ऐसे फील्ड में, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप लाइक आप वेरिलॉग की बात करें, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, इधर आपकी पाइथन है, आपकी सी है, आपकी एंड्रॉयड की लैंग्वेजेस हैं, सॉरी इसके आर्डिनो की लैंग्वेजेस हैं, या फिर आपकी सी लैंग्वेज है। अगर आप उसमें कमेंट्स ऐड नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो होता है। वर्स्ट केस सिनेरियो इज के जो भी नया इंजीनियर आता है, जो भी नया डिजाइनर आता है, वो शुरू से बैठ के दोबारा से कोड करना शुरू कर देता है, बजाय इसके कि वो एक कोड को समझे और उसको आगे लेके चले, ठीक है। जितने भी आप कमेंट्स कम करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, सॉरी जितने कमेंट्स आप ज्यादा करेंगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल। ये ऐसा ही है कि एक दफा जो आपके हैं कॉमसेट के जो लोग हैं उन्हें तो आइडिया है कि आपके जो डबल ई ब्लॉक है उसके छत पे एसीज लगे हुए हैं बहुत सारे, तो मतलब वो सेंट्रल सिस्टम है जो उनका। तो वहाँ पे जब वो इंस्टॉलेशन कर रहे थे तो वहाँ पे इत्तेफाकन हम लोग बैठे हुए थे किसी वजह से, तो वहाँ पे वो वायर्स जो होती हैं ना कलर कोडेड होती हैं,
तो उन्होंने क्या किया कि वो जो कलर कोडिंग है ना उन्होंने चेंज कर दी। लाइक फॉर एग्जांपल 5 कलर की उनके पास वायर्स थी, वो यूज कर रहे थे सारी उस कलर कोडिंग के अगेंस्ट। जब वो एंड में पहुंचे तो उन्होंने क्या किया कि कलर कोडिंग चेंज कर दी, चेंज इन इस तरह से कि उनके पास वायर खत्म होगी या जो भी वजह हुई। तो अब इशू जो है वो उनके लिए तो इशू नहीं है, उन्होंने तो चला ली बात, लेकिन जब वो बाद में बंदा आएगा तो वो शुरू से बैठ के लाइक ए टू जी जो है उसको सब कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोडिंग जो है उसमें कमेंट्स ऐसे ही हैं जैसे आप कलर कोडिंग कर रहे हो। तो कलर कोडिंग आप करेंगे तो आपकी आसानी होगी और आपके बाद वालों के लिए आसानी होगी। ठीक है, तो जब भी कोडिंग कर रहे हो तो जो रिकमेंडेड स्टाइल्स हैं उसमें कोडिंग करें। इसके बाद जो पोर्ट्स और डाटा टाइप्स हैं, पोर्ट्स हैं और क्या है और डाटा टाइप्स क्या हैं। अब देखें यहाँ पे ये एक रूल है, कुछ रूल्स हैं कि आप कौन सी पोर्ट्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये आपने याद रखना है। आपकी जो इनपुट वायर है, ये जो लेफ्ट साइड पे शो की गई है, इसको अगर आपने डाटा सेंड करना है, मतलब यहाँ पे मतलब आपने एक मॉड्यूल की इनपुट पे डाटा सेंड करना है, तो आप दो तरह से सेंड कर सकते हैं। इधर आप रजिस्टर से सेंड कर सकते हैं या फिर आप वायर से सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे नेट जो लिखा हुआ है ये वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों तरीकों से आप डाटा जो है वो आप सेंड कर सकते हैं इस मॉड्यूल के इनपुट पे। लेकिन अगर आपने डाटा मॉड्यूल के अंदर रीड करना है फ्रॉम योर इनपुट पोर्ट, तो वो आप कभी भी रजिस्टर से नहीं कर सकते, वो आप सिर्फ वायर से करेंगे। ठीक है, उसको आप कभी भी रजिस्टर यूज नहीं करेंगे, वायर यूज करेंगे। अच्छा, अब अगर आप मॉड्यूल के इंटरनल मॉड्यूल की बात करें, मॉड्यूल की अगर बात करें तो मॉड्यूल की आउटपुट पोर्ट्स जो हैं उसको अगर आप डिराइव करना चाहें तो आप दो तरह से कर सकते हैं। एक आप रेज से कर सकते हैं, रजिस्टर से, दूसरा आप वायर से कर सकते हैं। वायर की एग्जांपल हम देख चुके हैं, जो इनपुट हमने डिफाइन की थी वो वायर ही थी। वो इनपुट तब तक वायर रहती है जब तक हम उसको स्पेसिफिकली ना बताएं कि वो रजिस्टर है। तो ये आप दो तरह से डाटा आउटपुट पे सेंड कर सकते हैं। अब ये सेम केस है कि ये जो मॉड्यूल की आउटपुट है इसको अगर हमने आगे रीड करना है या कोई भी लाइक सर्किट डिराइव करना है, तो यहाँ पे हमारे पास जो नेट है ये सिर्फ नेट ही होगी, ये सिर्फ वायर ही होगी, ये रजिस्टर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये रूल्स आपको याद रखना है। इन आउटपुट आपकी कभी भी डाटा होल्ड नहीं कर सकती क्योंकि उसने मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो हमेशा वायर रहेगी। इधर उससे आप डाटा रीड करेंगे या उस पर डाटा राइट करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी कुछ कन्वेंशंस हैं फॉर योर पोर्ट्स और उसकी डाटा टाइप्स। अच्छा, अब ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपके पास वायर और रजिस्टर में क्या फर्क है। ठीक है, नेट्स क्या होती हैं? नेट्स आर फिजिकल कनेक्शंस बिटवीन डिवाइसेस। लाइक आपकी वायर, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी जिसे वायर कह रहे हैं, वो आपकी क्या है कि एक वायर है जिसको आप कनेक्ट कर रहे हैं टू डिफरेंट डिवाइसेस को। ठीक है, उसका हम लोग नेट कहते हैं। नेट जो होती है वो ऑलवेज रिफ्लेक्ट द लॉजिक वैल्यू ऑफ द ड्राइविंग डिवाइस। मतलब उसको जो भी लाइक डिवाइस ड्राइव कर रही होगी उसकी जो भी लॉजिकल वैल्यू होगी, इधर वो 0 है या 1 है, वो उसी को रिप्रेजेंट कर रही होगी क्योंकि उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, वो अपनी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम लोग एक वायर जो है वो एज अ नेट यूज करते हैं। रजिस्टर का पर्पस डिफरेंट है। रजिस्टर जो है वो डाटा को होल्ड कर सकता है, कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकता है अनलेस कि उसको चेंज किया जाए। ठीक है, तो इट मीन्स के वो डाटा अगर अगर उसके बैकएंड पे जो भी डिवाइस उसको ड्राइव कर रही है वो उसको चेंज भी हो जाए तो आपके रजिस्टर की वैल्यू जो है वो होल्ड रह सकती है अनलेस के उसको चेंज किया जाए। ठीक है, तो ये रजिस्टर और नेट में ये एक बेसिक डिफरेंस है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर प्रिमिटिव्स के बारे में पूछना था। जी सर, क्या सर पूछना है? आपने प्रिमिटिव्स में आपने उसके एक्स और वगैरह यूज़ किए ना, उसकी जगह हम सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं? उसके भी सिंबल्स होते हैं ना, एंड और के। जी जी, आप सिंबल्स यूज कर सकते हैं। सिंबल्स के लिए फिर आपको ना बूलियन एक्सप्रेशन लिखनी पड़ती है। ठीक है, उसकी एग्जांपल जो है वो आपके एक्सरसाइज में आएगी, मोस्ट प्रोबेबली आपके कल वाले सेशन के एक्सरसाइज में होगी। उसमें आपको एक्सरसाइज दी गई है कि आपने ये ऑपरेशन करना है विद योर सिंबल्स। सिंबल्स होते हैं जैसे बार यूज होती है, हैट यूज होता है, और टिल्डा सा होता है वो यूज होता है। मतलब ये सिंबल्स आप ठीक है यूज सर, कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद हमारे पास वेक्टर्स आता है।
देखें, आप जब भी अपनी कोडिंग करते हैं तो आप ये नहीं करते कि आप लाइक फॉर एग्जांपल आपने 4 बिट एडर बनाना है, तो 4 बिट एडर का मतलब है कि आपकी 2 इनपुट्स आएंगी जो 4 बिट की होंगी। अब 2 इनपुट्स आ रही हैं 4 बिट की, तो इट डजंट मीन कि आप बैठ के इनपुट्स को लिखें, ए बी सी डी इनपुट लिखें, एक इनपुट जो है, दूसरी इनपुट को ई एफ जी एच लिखें। इसका मतलब है आपने 8 डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं वो डिफाइन कर दिए हैं। इसको अवॉइड करने के लिए आप ये वेक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है, जिसे लाइक डिजिटल लैंग्वेज में बस भी कहते हैं, बसेस यूज करते हैं। अब देखें, इसको डिफाइन करने का तरीका ये है कि अगर आपने 8 बिट की बस यूज करनी है, तो आप क्या करते हैं कि 7 डाउन टू 0 लिखते हैं। इसको पढ़ते ऐसे हैं, 7 डाउन टू 0 पढ़ते हैं। अब उसका नाम जो है वो बस है, ठीक है। अब 7 डाउन टू 0 मीन्स के उसकी जो MSB है वो क्या होगी, वो 7 होगी, और उसकी LSB जो है वो क्या होगी, 0 होगी। तो इट मीन्स ये टोटल 8 बिट की बस बन जाएगी। अगर आपने एक ही लाइन में 3 बसेस डिफाइन करनी है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप उसका साइज लिख दें 31 डाउन टू 0। उसके बाद आप यहाँ पे बस A, बस B और बस C, जो उसकी 3 बसेस हैं आपने डिफाइन करनी है, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने अगर लाइक इसको आप 0 अप टू 41 भी लिख सकते हैं। 0 अप टू 41 मीन्स के आपकी जो MSB होगी वो 0th बिट है, और आपकी जो LSB है वो आपकी 40th बिट है। ये वाली कन्वेंशन जो यूज करते हैं ये नॉर्मली मेमोरीज में यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स में हम आगे जाके देखेंगे कि ये हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मेमोरी का एड्रेस जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, जो उसका फर्स्ट एड्रेस होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो उसको उल्टा डिफाइन किया जाता है, रिवर्स ऑर्डर में डिफाइन किया जाता है। अच्छा, अब आपने कुछ वैल्यू सेलेक्ट करनी हो, जैसे यहाँ पे ये लास्ट में मेंशन्ड है वेक्टर पार्ट सेलेक्ट। अगर आपने वेक्टर की कोई भी एक वैल्यू अगर आपने सेलेक्ट करनी है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बस ए, ये जो हमने यहाँ पे डिफाइन की थी, इसकी बस ए की 7th बिट अगर आपने एक्सेस करनी है, तो आप बस ए 7 लिखेंगे, तो ये 7th बिट एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। 7th बिट मीन्स के 0 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली 7th जो है ये 7 बिट एक्सेस होगी। अगर आपने 3 बिट्स एक्सेस करनी है जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हैं, वो आप 2 डाउन टू 0 करके वो आप एक्सेस कर सकते हैं। इसको आप कहीं स्टोर करना चाहें, कहीं इतनी वैल्यू को आउटपुट पे सेंड करना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये पार्ट सिलेक्ट है और उसका वेक्टर डेफिनेशन है कि आप वेक्टर्स को कैसे डिफाइन करते हैं। नंबर स्पेसिफिकेशन जो है ये आपको पता होंगी मोस्ट प्रोबेबली। बाइनरी में भी डिफाइन कर सकते हैं आप लोग, हेक्साडेसिमल में भी कर सकते हैं, और अब डेसिमल में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक जो चीज मतलब लाइक याद रखने वाली है वो ये है कि अब देखें यहाँ पे मैंने ये डिफाइन किया हुआ है कि 4, इसको पढ़ते ऐसे हैं 4 टिक B 1 1 1 1, ठीक है। 4 1s है यहाँ पे हमारे पास। अब 4 टिक B मीन्स हमारे पास 4 बिट का डाटा है, इसका जो लाइक टाइप है वो बाइनरी है, और उसकी वैल्यू जो है वो है 1 1 1 1, ठीक है। ये इसको डिफाइन करने का तरीका। अगर मैंने हेक्स में डिफाइन करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 12 टिक हेक्स ABC। इसका इसका लाइक इसको रीडिंग इस तरह से कर सकते हैं कि 12 बिट का डाटा है, हेक्स में वैल्यूज हैं, और जो वैल्यू है वो क्या है, A B और C। अब देखें A जो है ये 4 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है कि एक नंबर हेक्स में 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, फ्रॉम 0 टू F। तो A जो है आपके पास क्या है, वो 4 बिट का नंबर है, B भी 4 बिट का है, और C भी 4 बिट का है, और तीनों मिला के हमारे पास 12 बिट का डाटा बनता है। आप यहाँ पे वैल्यू बाइनरी में डिफाइन कर रहे हैं, हेक्स में डिफाइन कर रहे हैं, या डेसिमल में डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन ये जो आप शुरू में बिट्स लिखेंगे वो उतनी ही बिट्स लिखेंगे जितनी आपके पास यहाँ पे बिट्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर 12 लिखा है तो इट मीन्स यहाँ पे 12 बिट डाटा होना चाहिए, या वो एज्यूम करेगा कि ये 12 बिट है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ B और C लिख देता हूँ, मैं A नहीं लिखता, तो उसका मतलब ये लेगा, बेसिकली जो आपका सिमुलेटर है वो ये उसका मतलब लेगा कि आपके पास जो डाटा है वो है 0 B और C, तो आपके पास डाटा इस तरह से वो स्टोर कर देगा, ठीक है। ये नंबर स्पेसिफिकेशंस हैं, ये आपको कन्वर्जन्स ऑब्वियसली स्पेसिफिकेशंस और कन्वर्जन्स नंबर के बीच में ये आपको पता होने चाहिए। अब इसकी एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अब देखें कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लाइक ऑपरेशन, आपको पता होगा ऑपरेशन जो है वो बहुत सिंपल है। ऑपरेशन इज के आपके पास 4 बिट इनपुट डाटा है, आपने एक लाइन आउटपुट पे सेंड करनी है, आपने सेलेक्ट करना है यूजिंग दीज 2 लाइंस जो कि S0 और S1 है। अगर आपके पास S0 और S1 की वैल्यू दोनों 0 होंगी,
तो आपके पास जो आउटपुट पे डाटा जाएगा वो आई नॉट जाएगा। अगर 0 1 होंगी तो आई 1 जाएगा, 1 0 होंगी तो 2 जाएगा, और 1 1 होगी तो आपके पास आई 3 जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो आउटपुट पे डाटा जाना चाहिए वो बेसिकली ये ऑपरेशन उसने परफॉर्म करना चाहिए। उसका ये आपके पास यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है। ये डायग्राम अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो आपके पास जो फंक्शन है वो बेसिकली परफॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, हमने ये जो पहली एग्जांपल ली है 4 to 1 मक्स की, ये एक एग्जांपल है यूजिंग योर प्रिमिटिव्स। यहाँ पे हमने प्रिमिटिव्स यूज किए हुए हैं, इसके अलावा हमने और कोई चीज यूज नहीं की। आपके पास एक और गेट है, आपके पास 4 एंड गेट्स हैं और 2 आपके पास नॉट गेट्स हैं, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो जो कनेक्शंस हैं हमने बेसिकली ये प्रोवाइड करना है। जब हम ये कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे तो ये आपका जो 4 to 1 मक्स है, मतलब इसी तरह आप कनेक्ट करवाते जाएंगे इनको, आपके पास 4 to 1 मक्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें यही चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई है। अगर आप इसको इंटरलिंक करेंगे तो इसमें आपको कोई ऐसा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। हाँ, हमारे पास ये 2 नॉट गेट्स हमने डिफाइन किए हुए हैं, यहाँ पे हमने एंड गेट डिफाइन किए हुए हैं, 4 एंड गेट्स है हमारे पास। अब देखें, हमने ये कहा था कि अगर आपके पास इनपुट जो है 3 इनपुट का आपको एंड गेट चाहिए तो आपको क्या करना है, एक सिर्फ आउटपुट डिफाइन करें वाई नॉट, उसके बाद 3 इनपुट्स लिख दें जो भी उसकी इनपुट्स आ रही हैं, फिर उसके बाद y1 लिखा, फिर उसकी 3 इनपुट्स लिख दी। सिमिलरली अब ये देखें और गेट है, ये तो 4 इनपुट और गेट है। जब आपने 4 इनपुट और गेट बनाना है तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे y0 y1 y2 y3 इसकी चारों इनपुट्स हैं, ठीक है। हमने चारों इनपुट्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए, तो इट मींस आपका सिमुलेटर जो है वो क्या करेगा, 4 इनपुट और गेट बना देगा। तो अगर आप इसको इस कोड को इसके साथ कंपेयर करेंगे, इस डायग्राम के साथ कंपेयर करेंगे, तो आपके पास ये जो बेसिकली जो इसको आप इंटरलिंक कर सकते हैं कि ये आपका कोड वही है जो आपकी डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है कि आप 4 to 1 मक्स बना सकते हैं यूजिंग योर बेसिक प्रिमिटिव्स, ठीक है। इस एग्जांपल को भी आप ट्राई कर सकते हैं जब ये सेशन कंप्लीट होता है, जब भी आपको टाइम मिलता है। अब सिमुलेशन के लिए आपके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब आपने ठीक है डिजाइन तो बना लिया, अब आप इसको सिमुलेट करेंगे तो आपके क्या क्या कंपोनेंट्स आपके पास होने चाहिए, आपको किस तरह से वेरीफाई आपने करना है। सबसे पहले तो आपका कोड होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। जब कोड होगा तो आप उसको टेस्ट कर सकेंगे। एक आपके पास कोड होना चाहिए, देन यू मस्ट हैव योर इनपुट वेक्टर्स। जो हमने एक एग्जांपल देखी थी टेस्ट बेंच की, उसमें हमने 4 इनपुट वेक्टर्स डिफाइन किए थे, ये 4 इनपुट वैल्यूज डिफाइन की थी। वो चारों इनपुट वैल्यूज जो हैं वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पे बेसिकली आपने अपने सिमुलेटर को इनपुट करनी है। अब देखें हमारे पास एक टेस्ट हमारे पास एक मॉड्यूल है, ये वाला टॉप वाला, और यहाँ पे बॉटम पे हमने जो एक सिमुलेटर हमने एक इनपुट वेक्टर्स जनरेटर बनाया हुआ है जो कि आपका टेस्ट बेंच है। तो अब ये दोनों क्या करते हैं, सिमुलेटर क्या करता है कि इन दोनों को सिमुलेट करता है बेस्ड ऑन दीज इनपुट वैल्यूज। तो वहां से एक वेव फॉर्म जनरेट करता है। वेव फॉर्म्स जो हैं ऑब्वियसली आप एनालाइज कर सकते हैं, विजुअली एनालाइज कर सकते हैं कि उसकी आउटपुट क्या आ रही है। लेकिन इसको बेस्ट तरीका क्या है कि आप उसको टेस्ट कर सकें। बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने सिमुलेटर में ही देखें, आपने अगर इनपुट जनरेट की है तो आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट भी पता है। जब आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट पता है तो आप ये जो आपकी आउटपुट वेक्टर्स हैं, आप इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि आपकी आउटपुट जो है वो सही आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको यहाँ पे कंपेयर करें, सिमुलेटर में ही कंपेयर कर लें, बजाय इसके कि आप वेव फॉर्म्स में जाएं और वहाँ पे एक एक सिग्नल को एनालाइज करना चाहें, ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी हम लोग करके देखेंगे कि किस तरह से आप लोग विद इन सिमुलेटर उसको आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। सिमुलेशन कंट्रोल के कुछ कीवर्ड्स हैं वो आप कर सकते हैं, डॉलर फिनिश, डॉलर स्टॉप, डॉलर डिस्प्ले, डॉलर मॉनिटर। ये डिफरेंट इनके पर्पसेस हैं। डॉलर फिनिश का पर्पस ये है कि जब भी आप सिमुलेशन को एंड करना चाहें, मतलब जिस स्टेट पे जाके, मतलब अगर आप फर्ज करें आपने सारे वेक्टर्स टेस्ट कर लिए हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि आपकी सिमुलेशन एंड हो जाए, तो आपको डॉलर फिनिश का सिंबल यूज करके उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। सिमिलरली आपके पास जो डॉलर स्टॉप है, इसका पर्पस ये है कि उसको सस्पेंड करता है सिमुलेशन को, उसको ख़त्म नहीं करता, लेकिन उसके बाद वो बेसिकली आप उसको दोबारा से उसको आप एक्टिव कर सकते हैं। डॉलर डिस्प्ले मींस आपने जब भी वैल्यूज को प्रिंट करना हो, कोई भी वेरिएबल्स प्रिंट करने हो तो आप कर सकते हैं। डॉलर मॉनिटर का पर्पस ये होता है कि वो वेरिएबल्स को, पोर्ट्स को, इनपुट या आउटपुट पोर्ट्स को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करता है। जब भी कोई वैल्यू उसमें चेंज होती है तो वो आपको डिस्प्ले करा देता है,
ठीक है, मतलब उसका काम सिर्फ यही है कि वो मॉनिटर करता रहता है कॉन्टिन्यूसली, वो जब भी चेंज करेगा कोई वैल्यू वो आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ये बेसिकली एक मॉनिटरिंग वाला एक टूल है। कुछ डायरेक्टिव्स हैं आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई हेडर फाइल यूज करनी है, हेडर फाइल यूज करने के लिए हेडर फाइल का पर्पस ये है कि आपने अगर कोई कोड लिखा हुआ है, आप इसको दूसरे किसी लाइक फंक्शन में कॉल करना चाहते हैं या किसी मॉड्यूल में कॉल करना चाहते हैं, तो आप उसको इंक्लूड हेडर डॉट वी करें, मतलब हेडर डॉट वी इज फाइल नेम, आप उसको इंक्लूड करें, आप उसको यूज कर सकते हैं, उसमें जितना भी कोड है उसको आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई आपने कोई वेरिएबल्स डिफाइन करना है, कांस्टेंट वेरिएबल्स डिफाइन करना है, तो आप इस कीवर्ड से कर सकते हैं। ठीक है, डिफाइन वर्ड साइज, ये हमने एक कीवर्ड नाम लिखा हुआ है और उसको 32 दिया हुआ है, मतलब 32 मींस डेसिमल वैल्यू दी हुई है, तो जहां पे भी वर्ड साइज आएगा मेरे कोड में उसका मतलब होगा 32। तो ये ऐसा ही है जैसे आप जनरलाइज कोड लिखना चाहें तो आपके पास जो आप टॉप पे आप अपने कुछ कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं, ये उसी उसी तरह है जैसे आप सी में करते हैं। अब देखें, अगर हम इस चीज को ऑब्जर्व करें जो हमने कल देखी थी, ये डायग्राम देखी थी हमने कल, इसमें हमने ये कहा था कि आपकी जो स्ट्रक्चरल मॉडलिंग है वो क्या है। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में हमने ये कहा था कि स्विच लेवल डिजाइन आएगा या गेट लेवल डिजाइन आएगा। अगर आप ये देखें कि इस डायग्राम में हमने जो स्ट्रक्चरल मॉडलिंग है उसकी बेसिक्स तकरीबन कवर कर ली हैं, मतलब हमें बेसिक्स समझ आ गई होनी चाहिए कि गेट लेवल डिजाइन जो है हम कैसे कैसे मतलब उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल डिजाइन बनाया, सॉरी हमने यहाँ पे एक गेट लेवल डिजाइन बनाया, उसकी एग्जांपल्स देखी हैं कि उसको आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि हमने इस हायरार्की में ये जो टॉप 2 लेवल्स हैं ये हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिए हैं, तो हमें एटलीस्ट इनकी समझ आ गई है। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल वर्क जो है वो रहता है, तो एटलीस्ट आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे हाथ में स्लाइड्स मेरे पास अभी यही हैं आज के लिए। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो मेरे से अभी पूछ सकते हैं, बाकी मैं डाटा जो है अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर कर दूंगा जो कि आपने प्रैक्टिकल वर्क करना है उस पर। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अभी पूछ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस नहीं है? अच्छा, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर अभी मेरी तरफ से ये सेशन इतना ही है। मैं आपको इनिशियल इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको कुछ शेयर की थी, उसमें आपको मैं मतलब आपको मैं अभी शेयर कर दूंगा। एक आपके पास एक्सरसाइज मैनुअल की फाइल है, 2 पेज की फाइल है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है, और 3 फोल्डर्स हैं विद 3 एक्सरसाइजेस कि आप उसको वो अलग से सॉर्ट हुए हुए हैं, तो आप उनको वो एक्सरसाइजेस आपने बेसिकली करनी है। वो आप पे है कि वो अभी आप करना चाहते हैं या फिर आप उसको कल किसी टाइम करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप उसको अभी अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो वो लीव करना चाहता है तो अभी जा सकता है। मैं भी आपको वो बस थोड़ी देर में 5-10 मिनट में वो शेयर कर दूंगा। सर जी जी। सर वो Xilinx और जो सिमुलिंक की फाइल है सर वो भी शेयर कीजिएगा सर। सिमुलिंक के Xilinx की फाइल्स नहीं होंगी, आपके पास RTL कोड होगा, आप उसको प्रोजेक्ट खुद से बनाएंगे। नहीं सर वो सॉफ्टवेयर सर, सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। हाँ, सॉफ्टवेयर Xilinx आपके साथ इंशाल्लाह कल जो है ना वो किसी टाइम शेयर कर दूंगा मैं। अभी मैंने आपको वो लिंक शेयर किया था, वो जो है आपके पास मॉडल सिम का, वो आप उस पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आज की एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल सी हैं, वो आप कर सकते हैं, उस पर कोई ज़्यादा ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है उसमें।
ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी शाम शाम रात 9 बजे। मैं भी आपको शेयर कर देता हूँ जो एक्सरसाइज आपने अभी कंप्लीट करनी है। वो आपके टीम्स वाले जो है ना, जो मैन विंडो है उस पर शेयर मैं भी कर देता हूँ।
है।